बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मकबूजा कश्मीर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और ये वाकया ऐसा है जिससे इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी का वाकया दुनिया के किसी कोने में भी हो, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम पिछले 15 साल से जंग और दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, लिहाजा हमें अंदाजा है कि किसी मुल्क के अंदर भी इस किस्म की सूरत हो तो उस मुल्क के आम आदमी के ऊपर कितना अफेक्ट होता है। तो पाकिस्तान भी इससे मुतासर है और आज पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत भी हुई और साथ इंडिया को यह भी बावर करवाया गया कि अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ये हाथ थामने के बजाय इंडिया ने अब एक सफारती जंग शुरू कर दी है और ये जंग ज्यादा खतरनाक होती हुई चली जा रही है। अभी 1 घंटा पहले इंडिया की तरफ से कुछ बयानात सामने आए हैं और ये बयानात उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने जारी किए हैं। उसके मुताबिक भारत ने जो सिंध ताश मुआहिदा था 1960 में हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और इसे आलमी बैंक ने इसे फैसिलिटेट किया था, उसे मनसूख कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है वाकया है। कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस टाइप की जंग स्टार्ट नहीं हुई। और साथ साथ उटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। साथ जो 60 स्टिकर्स के तहत 7 मुल्कों के अंदर जो वीजा होता था उसे इंडिया ने मुअत्तल कर दिया है। फिर तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है उनके तमाम वीजे मनसूख करके उन्हें 48 घंटे दिए गए हैं कि वो इंडिया को छोड़ के निकल जाएं और अपने मुल्क में वापस जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन का जो तमाम मामला है उसको भारत छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। साथ जो इंडिया और पाकिस्तान के जो हाई कमीशन हैं उनके अमले की तादाद भी कम कर दी गई है। पहले ये 55 थी, उसको कम करके 30 कर दिया गया। साथ साथ जो पाकिस्तान के वहां पे नेवी और एयरफोर्स के अटैचीज हैं इस वक्त उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देके इंडिया छोड़ने का हुक्म उनको दे दिया गया है। और इसके साथ साथ और पाकिस्तान और भारत का जो अमला है अब दोनों मुल्कों के अंदर कम हो गया। तो ये एक ऐसी सफारती जंग है जिसका मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के ऊपर असर होगा। इंडिया भी मुतासर होगा और पाकिस्तान भी मुतासर होगा। तो पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी हो सकती है, एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इंडिया के अंदर कोई भी वाकया हो जाता है तो इंडिया का मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट फौरी तौर पे पाकिस्तान को मशकूक नजरों से क्यों देखना शुरू कर देती है और क्यों ये इंप्रेशन लिया जाता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई बम ब्लास्ट होगा या किसी गाड़ी की हवा खारिज हो जाएगी, निकल जाएगी या फट जाएगा टायर, तो उसके साथ ही ये जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दी जाती है। तो क्यों ऐसा होता है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में क्या होगा, एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो जाहिर है उसको अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। नियाजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल साहब ये फरमाइएगा, ये सफारती जंग स्टार्ट हो गई है, हमारा ख्याल था कि शायद कोई अमली जंग ना शुरू हो जाए क्योंकि इंडिया की तरफ से जो इन्विजन हो रहा था, इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा था वो बड़ा खतरनाक था। क्या नतीजा निकलेगा इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ये पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है जी। एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन अ वे कि देखिए ये पूरे जब ये रीजन हमारा जब डिस्टेबलाइज होगा ना जी, तो पूरे वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो डिस्टेबलाइज होंगी। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की आप सिचुएशन देख रहे हैं, अफ्रीका के बीच में टारगेट्स लिए जा रहे हैं और अब ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। ये हमें पता होना चाहिए कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान, फिर चाइना यहाँ पे है, रशिया यहाँ पर है, तो ये पूरे रीजन को इंपैक्ट करेगा। इंडिया जो है इस वक्त एक उसको अब ब्लेम मैं इस तरह करना चाहूंगा कि वो एक हाथी का उसने रूप अपनाया, उसको एम्बेरसमेंट्स हो रही हैं। ये तो एक इंसिडेंट हुआ है जो उनका बेसिकली एक फेलियर है और द वे उनका मीडिया ने जिस तरीके से बिहेव किया है उससे ये लगता है कि इट इज अ क्राफ्टेड इवेंट। अब वो किस सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं, क्या उनको गारंटीज मिली है या उनका जो रोल है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो एक वॉच डॉग का रोल है, शायद उनको कोई शय मिली है किसी वॉशिंगटन की तरफ से या किसी तरफ से, या वो उसकी पूरी एक्सपोर्ट लेना चाहता है कि अगर आपने मुझे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है या चाइना को चेकमेट करना है तो मुझे ये जो छोटा मेरा इधर प्रॉब्लम है ना, मुझे जरा इसको पहले सॉल्व करना है, इसमें आप मेरे साथ खड़े हो, मैं बाकी चीजों में आप। तो ये चीजें अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑफ कोर्स ये डिप्लोमेटिक जो ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया है, देखिए मैं बस ये मिलिट्री मैन, मैं उनकी इंटेंशंस को कभी रीड करने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं देखूंगा उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या चीज है। कभी भी दुश्मन की इंटेंशंस को आप रीड
करके उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज नहीं बना सकते। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज द मिलिट्री रिस्पॉन्स इज कंसर्न, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है, वो किसी भी एस्केलेशन लेडर पे जाएगा, चाहे वो टेक्निकल से लेकर और जहां तक जाएंगे जी, जिस तक जाएंगे पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इसी के लिए तो पाकिस्तान ने फौज बनाई है, इसीलिए पाकिस्तान। और जब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो अगर उनके ज़हन में ये चीज है कि जी जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या जो यहाँ की सिचुएशन है, देखिए उसने 3 फ्रंट वॉर करने की कोशिश की है। वेस्टर्न बॉर्डर पे वो प्रॉक्सी के जरिए अफगानिस्तान, और उसके बाद ईरान का उसको यूज कर रहे हैं, और उसके बाद ईस्टर्न पे अभी उसने ये सारी चीजें शुरू कर दी हैं खुद, और इंटरनल फ्रंट को। ये हाइब्रिड की जावेद साहब जंग है इस वक्त। इसका एक तो मिलिट्री इज वन कंपोनेंट, अभी आपने इंफॉर्मेशन में देख लिया, अभी इकोनॉमिक इसका फैक्टर है। जैसे अभी सिंध तास मुआहिदा जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्क्वीज किया जाए, उसके ऊपर प्रेशर, तो वो ऑल डोमेन्स में इसके प्रेशर्स लेकर पाकिस्तान के ऊपर आया है। बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, मैं इसको अपॉर्चुनिटी भी समझता हूं, टू पुट आवर ओन थिंग्स इन ऑर्डर, और अपने आप को इस काबिल अभी ये वक्त आ गया कि हम अपने आप को बताएं कि हम जो क्लेम करते हैं उसकी हम कैसे करेंगे। और आखिरी फिक्र मैं अपने इस आंसर में ये कहना चाहूंगा कि जंग तो जो भी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल, ये इंडिया ने शुरू कर दी है। एंड इंडिया करेगा नहीं करेगा ये वक्त आने वाला बताएगा कि इसको एंड कौन करे। नहीं साहब, अब क्योंकि आपके इख्तलाफ हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है अंदरूनी लड़ाइयां तो फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। फॉर्म 45 का नैरेटिव वो भी बंद होना चाहिए, फॉर्म 47 का भी बंद होना चाहिए, और इंडिया की तरफ से जो जंग मुसल्लत हो रही है उसके ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या व्यू, क्या करना चाहिए? देखें जब सब हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं उस जमात से तल्लक रखता हूँ जिसने 4 सूबों से वोट लिए हैं। 4 सूबों की वो जमात है और पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है। खान साहब का वजूद, मैं कहता हूँ कि इस टाइम स्टेट का वजूद के साथ लाज़िम मलज़ूम है। जहाँ तक आप टेररिज्म का बात करते हैं तो हमने हमेशा हमारी गवर्नमेंट के दौरान 3 साल गवर्नमेंट टेररिज्म का एक वाक़या भी नहीं हुआ, और जहाँ भी हो हम उसकी मुखालफत करते हैं कि जहाँ भी दहशतगर्दी हो। लेकिन हुकूमत वक्त का काम होता है फॉरेन पॉलिसी बनाना। अब फॉरेन पॉलिसी जो गवर्नमेंट बैठी है उसकी फॉरेन पॉलिसी का क्या जवाब है वो राना साहब जवाब देंगे। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट थी, जनरल साहब बैठे हैं, पाकिस्तान के साथ एक वाक़या हुआ, हमने पार्लियामेंट में, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर थे, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, हमने ये कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को। ये हमारी पॉलिसी थी। हमने अपनी पॉलिसी टूवर्ड अफगानिस्तान, हमारा जो बॉर्डर लाइन थी इधर, हमने बड़ी क्लियर रखी है। लेकिन अपने इख्तलाफात को भुला के पाकिस्तान जो है पैरामाउंट है, रियासत को बचाना हम पे भी उतना फर्ज है जितना इंडिया पे है, हम उससे ज्यादा आगे जाएंगे। लेकिन इंडिया के एक कमाल बड़ा है कि उनका सोशल मीडिया इतना तेज है, उनका प्रोपेगेंडा इतना तेज है, वो एक इवेंट को अपने हक में इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम पीछे रह जाते हैं। पूरा इंडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। देखें थी, मैं आपको बताऊं, देखें आप हमारे सोशल मीडिया को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं बताता हूं कि हमारे कितने लोग मुखलिस हैं। आप जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस पार्टी को लीडर है, मैं उसकी बात करता हूं, मैं उसका कंसर्न है। देखिए कोई चीजें भी होती रहती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जमात पाकिस्तान मुखालिफ कोई जमात हो गई, कोई जमात पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके हमें इस तरह के इल्जाम देना, पता नहीं जिस तरह जनरल साहब बैठे होंगे, मेरे इससे ज्यादा लोग मेरे भाई बहन बच्चे आर्मी में होंगे, हमें पाकिस्तान की आवाम से प्यार है। बल्कि खान साहब ने कहा कि मुझे अपने वजूद से ज्यादा आर्मी से प्यार है। लेकिन जो चीजें इंटरनल हो रही हैं उसका हम मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ अगर इलेक्शन में जो चीजें हुई हैं, वो अभी एक मीडिया में बैठे थे, वो हमारा राइट है। क्या हमको लड़ाई कर रहे हैं? हम एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो आईन इजाजत देता है, हम कभी भी तशद्दुद की तरफ नहीं जाए। अपनी लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाहिर बड़ी लड़ाई है तो पाकिस्तान के लिए लड़ना तो पड़ेगा। राना साहब ये फरमाइए, इंडिया की तरफ से तो आ गया जी, ज्यादा मेरा ख्याल है एक बम फाड़ दिया उन्होंने, अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा इस पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जहां फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अफसोस का इजहार किया जो मामलात हुए इंडिया के अंदर, वहां इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो अनकॉल्ड फॉर है। और वो अगर उनकी इंडिया की तारीख निकाल के देख लें तो हमेशा इंडिया ने ऐसे ही किया है। आपको समझौता एक्सप्रेस का वाकया याद होगा 2007 में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई गई, लेकिन बाद में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उसके पीछे निकले।
मुंबई अटैक में भी हमें कोई एविडेंस इंडिया नहीं प्रोवाइड कर सका, जबकि एक एक्स CBI ऑफिसर जिसका नाम सतीश वर्मा था, उसने कहा कि ये स्टेज था क्योंकि हम अपनी एंटी टेररिज्म लॉज को ठीक करना चाहते थे। पुलवामा पे पाकिस्तान पे उंगलियां उठाई गई लेकिन कोई एविडेंस नहीं दी गई। तो हमारा भी ये मुतालबा है कि हम जहां इस बेबुनियाद इल्जामात जो इंडिया ने पाकिस्तान पे लगा रहा है उसको हम कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि कोई अगर एविडेंस है इंडिया के पास तो वो सामने लेके आए। और देखें, बात ये है कि ये सारा कुछ जो है ये इनकी एक स्ट्रेटजी लग रही है जिसके अंदर ये पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाह रहे हैं, या अपने डोमेस्टिक इश्यूज के हवाले से या इंटरनेशनली ये जो इंडिया जो है वो गेम, तो बिल्कुल हम इसको हर बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और जब भी वहां पे इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगता है। दूसरा, एक अगर आप डाटा देखें, जब भी बाहर से कोई बड़ा डिग्नेटरी वहां पे जाएगा तो इस टाइप का इंसिडेंट वहां पे जरूर हो जाए। तो देखें, हम तो दुनिया के सामने यही मुद्दा रखेंगे कि अगर कोई इंडिया के पास एविडेंस है तो वो सामने लेके आए। और ये जो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, तो हम ऑलरेडी हेग के अंदर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर गए हुए हैं और हमने तो जो इंडिया इसके ऊपर मॉडिफिकेशन चाह रहा था और ये जो किशन गंगा डैम बना रहा था उसके ऊपर भी हम कोर्ट में गए हुए हैं वहां, लेकिन वो हम इसको कहते रहे हैं कि आप जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसके अंदर आप आए, डिबेट करें। इंडिया वहां से भी फरागत हासिल कर रहा था क्योंकि इंडिया जो है वो अपना वीक पॉइंट पे था कि वो लोअर रिपेरियन के हकूक जो है वो खा रहा था। तो लेकिन अगर ये हुआ है तो हम इसके ऊपर भी रिस्पांस देंगे और हम भी अपने जो डिप्लोमेटिकली इस चीज को चैलेंज करेंगे दुनिया भर में कि बगैर एविडेंस के हमेशा की तरह। और हिस्ट्री है, देखें, इसके अलावा भी मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ी देर बाद हम भी जो इंडियंस यहाँ पे मौजूद हैं उनको निकाल देंगे थोड़ी देर बाद। मेरा ख्याल है ये शो के चलने के दौरान ही ये खबर आ जाएगी कि जो यहाँ पे शहरी इंडियन, देखिए, मैं प्रेडिक्ट नहीं करता और मेरे ख्याल से हमें एक जिम्मेदार मुल्क के तहत जो है एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमें जो है रेसिप्रोकल होता है ना। जी बिल्कुल। देखिए, मैं देखते हैं कि फॉरेन ऑफिस के ऊपर क्या देता है। मैं एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि इंडिया का मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो प्लानिंग है वो डिस इन्फॉर्मेशन जो उनकी EU के अंदर भी पकड़ी गई थी, जहां कोई 65 मुल्कों के अंदर उन्होंने 200 अदारे बनाए हुए थे फेक, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ये इंडिया जो है, अभी जो बलूचिस्तान में भी जो हमला हुआ उसके अंदर भी शवाहिद हैं कि वो उसके अंदर इंडिया के जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी। और जिस तरह BLA को तो स्पॉन्सर ही वो कर रहा है, जिस तरह BLA को। और तो ये देखें, अब इसको हम डिप्लोमेटिकली भी और अगर कोई मिस एडवेंचर इंडिया करता है तो पाक फौज जो है वो इट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड, लेकिन ओनली टू अ मिस एडवेंचर। हम अपनी हदूद में किसी भी किस्म की जो कह लें कि पेनिट्रेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, ब्रेक लेनी है। जनरल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि जाहिर है अफवाज पाकिस्तान के साथ आपका ताल्लुक था, तो ये जो सूरत हाल है आपको अंदाजा हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा जंग की तरफ तो नहीं चली जाएगी? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जनरल साहब, ये कोई जंग का खतरा तो नहीं है इस वक्त? जी देखिए चौधरी साहब, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि जंग का खतरा, ये जो माइंड सेट है ना इस वक्त हिंदुत्व का माइंड सेट, और इसके माइंड सेट को जो इजराइल में एप्लीकेशन है लिक्विड पार्टी का माइंड सेट, ये बीजेपी और लिक्विड पार्टी ये एक ही माइंड सेट, एक ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है इस रीजन के बीच में। उधर भी उनको अप्रूवल हासिल है बिग फोर्सेस की, यहां इनको मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा होता है कि ये इनको थोड़ी सी कुछ अप्रूवल है कि ये एक लेवल तक, सर्टन लेवल तक, क्योंकि इससे पहले देखिए जब एस्केलेशन हुई पाकिस्तान की, जब बालाकोट में ये हमारे कवे और दरख्त मारने आए थे 2019 की बात। जी हाँ, तो जो बालाकोट का इंसिडेंट हुआ जिसमें ये इन्होंने टारगेट्स पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बीच में भी इन्होंने दे वांटेड टू गो अप द एस्केलेशन लैडर। ये मिसाइल भी पाकिस्तान पे कुछ फायर करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को फिर उस वक्त बाहर से यही अप्रोच किया गया कि जी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर लिया, आपने उनके जहाज भी मार गिराए हैं, वो खुद भी कंफ्यूज होकर उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर भी मार लिया, तो आई थिंक यू हैव अ ग्राउंड, तो आपने फेस सेविंग इनको दे और एक आध। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वाज अगर वो 4 मिसाइल फायर करेगा तो यहां से 8 मिसाइल जाएंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो डाउट क्विड प्रो को में, चाहे वो टेक्टिकल हो, चाहे एक फायर रेड हो किसी पोस्ट का क्रॉस द LOC, या वो मिसाइल
की वॉर्स तक चला जाएगा तो क्विड प्रो को में रिस्पांस जाएगा, और रिस्पांस जाना भी चाहिए, वरना हमें ये इतनी फौजें रखने की, इतना बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की, ये हमने कोई इधर परेड के लिए 23 मार्च की परेड के लिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस वक्त, होना भी चाहिए जी। तो वो कहने का मकसद ये कि हिंदुत्व माइंडसेट का इस वक्त एप्लीकेशन हुई है। अब जब जुनूनियत आ जाती है तो वो किस हद तक जाती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड में बिल्कुल तैयार है। फील्ड असल जिसकी तरफ मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जैसे अभी आप डिप्लोमेटिक हुई है, तो डिप्लोमेटिक क्विड प्रो को में अब डिप्लोमेटिक इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। एक तो देखें ना, हम पीस को बहुत चांस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का भी, तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या देखेगी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ऑफ कोर्स जिस लेवल तक वो अपने डिप्लोमेटिक चीजें जाएंगे, पाकिस्तान को भी उसमें लेके जानी चाहिए, क्योंकि वेयर वी शाइंग अबाउट इट, या तो हमने किया या हम कन्फेस कर लेंगे कि हमसे गलती होगी, तो फिर हम चले थोड़ा सा, वेयर वी शाइंग अबाउट इट। देखें ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया ना चौधरी साहब, ये जो जितना भी ये ड्रामा लिखा गया, इस जिस पेन से लिखा गया उसमें जो स्याही है ना, वो भारतीयों के खून की स्याही है, जो उनकी अपनी हुकूमत ने करके उस पेन में डाली और ये सारा स्क्रिप्ट लिखती है। भारत की आवाम को, अभी आप बीजेपी के उनके जो उनकी जो बेटी हैं सोनिया गांधी की, उनके जो हस्बैंड ने लिखा है, उन्होंने कहा जी ये मुसलमानों के खिलाफ एक जंग, ये इंडिया के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड करके रख देगी, ये हिला के रख देगी। उस पर क्रिटिक बहुत, वहां पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 7 लाख फौज है और उसके होते हुए 4 दहशतगर्द आ जाते हैं, वो 2-3 घंटे वहां पे लोगों को मारते रहते हैं, ना वहां पे पुलिस आती है, ना वहां पे फौज आती है, और फिर वो चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। 1:7 रेशियो है। देखिए इट इज मोर देन 350 माइल्स डीप, और इतना आसान नहीं होता कि यहां से वहां भेजे जा रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर उसके अंदर से भी जैसे एक वो तंजीम ने उसको किया है, तो ये तंजीम उधर जो आप कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, मेरे तस्वीरें रिलीज कर दी, 4 दहशतगर्द हैं, लेकिन है कहां पे ये पता ही नहीं। देखिए रेजिस्टेंस ये एक इंसिडेंट नहीं है जावेद साहब, कि अगर हम ये समझे कि हमने इस इंसिडेंट की मैनेजमेंट करनी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी है, इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है, जिन कश्मीरियों के 90,000 लोग मारे गए हों, जिन माओ बहनों की, आपकी माओ बहनों की वहां पर रेप होता हो, जहां पे बच्चों के साथ जो गन्स मारी गई हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जहां पे जीना हराम के, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी? क्या गाजा का बच्चा पत्थर नहीं मारता? वो मारेगा, वो मारेगा। तो ये तो आज की एक कहानी नहीं है। देखिए पाकिस्तान को इससे घबराने की भी जरूरत नहीं। ये भी लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक चैलेंज आया है अब एज अ जो हमारा नेशनल रिस्पॉन्स है ना जी, जो कलेक्टिव कोहेसिव नेशनल रिस्पांस, बिकॉज वॉर हैज टू बी फॉट बाय द नेशन। ये नेशन की अमानत है, इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़नी है, मिलिट्री उसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करें जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन ऑल डोमेन्स आपका रिस्पांस जाना है। अच्छा नहीं साहब, ये एक चीज बड़ी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि इंडिया के अंदर अगर किसी गाड़ी का जो टायर है उसकी हवा भी निकल जाए ना, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने करवाया। यानी उनका ख्याल ये कि कुछ भी हो ना इंडिया में पाकिस्तानी जिम्मेदार है। तो ये क्यों ऐसा इंप्रेशन है उनके जहन में? मैंने पहले बता दिया कि उसका जो होता है ना गोल अचीव करना, उसका प्रोपेगेंडा बहुत तेज है, क्योंकि पाकिस्तान उसको अच्छा तो नहीं लग रहा। एक न्यूक्लियर पावर है, जैसे जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, जैसे जनरल साहब ने कहा ना बालाकोट वाला वाकया 2020 में हुआ ना, क्योंकि गवर्नमेंट थी, एक विजडम, एक विजडम के साथ जवाब दिया गया। अब इसका जवाब भी गवर्नमेंट की जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको इस तरीके से जवाब देना चाहिए। इस्लामी कमेटी का इजलास सुबह बुला लिया, लेकिन अभी तक मैंने मीडिया पे जो राणा साहब कह रहे हैं ना, मैंने मीडिया पे कोई ऐसी स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी नहीं देखी कि फॉरेन मिनिस्टर ने, तो ये इतना देर ही नहीं करनी चाहिए, ये तो एट 11th आवर इनको बुला दीजिए। कोई आम चीज तो नहीं है कि अगर इंडिया इस तरीके कर रहा है और इतनी डिप्लोमेटिक उनकी ये जो कैंपेन है तेज जा रही है, तो हमें उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए और बहुत जरूरी है। ये वैसे राणा साहब सवाल तो वैसे सारे कर रहे हैं कि आप कहां सोए हुए हैं, अगर इंडिया की तरफ से आ रहा है तो बोले आप भी। देखिए अभी तक तो जो है वो मीडिया की तरफ से ये बातें थी, अभी इनका जो फॉरेन ऑफिस से बयान आया तो मेरे ख्याल से अनकरीब पाकिस्तान जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा और बड़े प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए आपने कहा कि ये इंडिया क्यों ब्लेम कर देता है, आपने जो बात की कि 7 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, ये 1:7 का रेशो बनता है।
तो डेफिनेटली जो उनकी अपनी फॉल्ट लाइंस हैं, जो उनके अपने इंटरनल मामलात हैं, जो वो वहां एक जुल्म की दास्तान है और उसके जो रिएक्शन है वो अब खुद तो जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार, तो वो सबसे आसान काम ये होता है कि आप पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दें और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी कर दें। तो ये आज का मैंने आपको ट्रेंड बताया कि जो पिछले जो इंसिडेंट्स हुए उसके अंदर इंडिया का क्या जो है वो तर्ज अमल रहा है, क्या रिएक्शन किस तरह वो करता रहा, और फिर इंटरनेशनली उसको हमेशा सुबकी हुई है कि वो कोई एविडेंस नहीं पेश कर सका। तो मैं समझता हूं अभी भी ऐसे ही होगा। और जहां तक रिस्पॉन्स की बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करेगी, और डिप्लोमेसी की बात है तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग लड़ेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट पे जंग लगेंगे, और अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर हम काइनेटिक साइड के ऊपर भी जो है वो जंग लड़ने के लिए बिल्कुल हम वी आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी। तो मैं समझता हूं, लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इंडिया हमेशा करता रहा है, अगर हम कहें कि हम उसके रिएक्शन में हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें तो वो हम नहीं करेंगे। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दिफा करेंगे, हर एंगल पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, छोटी सी ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे जनाब साहब, ये अगर सारे इंसिडेंट को देखा जाए, पहलगाम का जो एक वाकया हुआ है उसके अंदर देखें, वो ये कहते हैं जी कि दहशतगर्द आए, और जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने कहा जी जंगल से आए और 4 लोग थे, और उसके बाद उन्होंने लोगों की शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उनको मारा और उसके बाद निकल गए, जंगल के अंदर गायब हो गए। अब पाकिस्तान ये कहता है कि भाई यहाँ पे LOC है, ना यहाँ पे सरहद है, और जो सरहद है वो 400 किलोमीटर के फासले पे है। अगर आप दरमियान से रास्ते भी इस्तेमाल करें तो 260 किलोमीटर बनता है। तो पाकिस्तान कैसे यहाँ से वहां बंदे अपने लॉन्च करके और इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, और फिर बंदे वापस आ भी गए पाकिस्तान, ये कैसे मुमकिन है? देखिए चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं रियलिस्टिक अप्रिसिएशन कर रहे हैं, रियलिज्म में जो चीजें होती हैं। फिक्शन में ये हो सकता है जी, फिक्शन में ये हो सकता है जी हाँ, फिल्मों में हो सकता है। देखिए इट इज अ क्राफ्टेड, हर चीज क्राफ्टेड है। टाइमिंग्स ऑफ JC वैंस उनका यहाँ पर होना, अपनी भारतीय नजाद वाइफ के साथ, इनका सऊदी अरेबिया में होना और अचानक वहां से वापस आना, दोनों की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया एंड वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों की कंट्रीज में इनका होना, इस इवेंट का इस तरीके से हो जाना, और मीडिया का 3-4 मिनट के बाद पूरा देखे ना, हम भी अभी आपके 3 बजे वाकया हुआ, 3:03 मिनट पे पहली ट्वीट आ गई पाकिस्तान ने किया, यही चीज इन्होंने 3:05 मिनट पे दूसरी आ गई पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर 400+ चैनल्स हैं जी, आप किसी चैनल पे चले जाएं, होस्ट और गेस्ट सब एक ही नैरेटिव लेकर बैठे हुए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ये कर दिया। इनकी जो पोस्ट इवेंट इंटेलिजेंस है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं जी, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पोस्ट इवेंट की जो इंटेलिजेंस है वो इंडिया के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन प्री इवेंट जो इनकी इंफॉर्मेशन है कि ये लोग आ रहे हैं, ये चीजें होनी है, इन पे हमले भी हो जाते हैं, इनकी पार्लियामेंट पे भी हमला हो जाता है। हम देखें जी 30-35 साल गुजारे हैं इस फौज के अंदर। हम जब भी वॉर गेम करते हैं ना चौधरी साहब, तो सबसे पहले हम जो वॉर की इनिशिएशन है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करेगा, ये एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसकी ये चीजें हमें वी न्यू इट। और ये जब आप इवेंट्स को वॉर कैसे इनिशिएट करेंगे, ये आप ऐसे नहीं कर देते कि एक इवेंट बना दें जी टू स्टार्ट द वॉर। ये आप उस कौम की साइकी, आप उसकी लीडरशिप की साइकी, उनकी जनूनियत और उनके जो मकासद है, जो पॉलिटिकल मिलिट्री एम्स है, उनको सामने रख के बनाते हैं कि वो कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उसको टेसिट अप्रूवल्स किस तरह की मिलेगी, किस तरह का इंटरनेशनल रिस्पांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ब्रूज है, बांग्लादेश में उसको अजीमत उठानी पड़ी है, कश्मीर के अंदर एक एंटी मुस्लिम उसने एक वेव पूरे इंडिया में कभी बिल्स पास कर रहा है, कभी एंटी मुस्लिम लॉज पास कर रहा है। बट वट एवर, आई थिंक हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है चौधरी साहब। देखें ये तो रियलिटी है, इंडिया ने भी यही रहना है, हमने भी यही रहना है। तो अब इसी मैदान में रहना है तो रहेगा वही जिसके साथ मतलब है, जो अपने आप को रखना चाहता है। अब रखना कैसे है, ये अब हमारा डिसीजन। अब इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस।
इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान इमोशनल रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा इस पे, आपका क्या ख्याल? आई डोंट थिंक सो, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हम जैसे राना साहब फरमा रहे हैं, जैसे अभी अब देखें ना, गवर्नमेंट ने 24 घंटे लिए हैं, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाया बजाय इसके कि फौरन तौर पर बुला के। आई थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड अ वेरी गुड कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, और जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनके वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, क्योंकि ये रिस्पॉन्स जाएगा नेशन की तरफ से, ये अवाम का रिस्पॉन्स है, ये पाकिस्तानी नेशन का रिस्पॉन्स है। वी हैव टू ट्रेड दिस पाथ वेरी वेरी केयरफुली। और अब जो आप पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया फ्यूचर में आपको इस पॉलिसी के मुताबिक ट्रीट करेगा। डोंट थिंक कि वहां पे सिविक सेंस आ जाएगी या वहां पे कुछ तब्दीली आ जाएगी। हिंदुत्व का माइंडसेट इतना डीप रूट हो चुका है कि अब वो नस्लों में चला गया। वहां की एनिमिटी देखे ना, अब जो कश्मीरी वहां पे रह रहे हैं उनके तो खून में ये एनिमिटी इंडिया के साथ चली जाएगी। कल कोई और वहां से गन उठाएगा, इनके 2 फौजी मार देंगे कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, वहां से इंटरनली वो खुद कोई कर देगा। और स्पॉयलर्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने वाले और इंटरनेशनल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं कि इधर फ्रिक्शन रखो, रशिया के बॉर्डर पे फ्रिक्शन रखो, चाइना के बॉर्डर पे फ्रिक्शन रखो, इस रीजन को एक एक इसको बॉइलिंग पॉइंट इसका रहना चाहिए, छोटी छोटी आग लगाए। ये बड़े लोगों के डिजाइन, द कंप्लीट रेड सिंडिकेट इज देयर अगेंस्ट पाकिस्तान। इस्लामोफोबिया की स्टेटमेंट्स आती हैं। पहलू में आपने नेतन्याहू को खड़ा किया और आप कह रहे हैं गाजा को मैं नया बना दूंगा, जिसने बनाया उसको कुछ आप कह नहीं रहे। दीज आर द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मा, भाईचारा, हमने अफगानियों के लिए इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने ये कर दिया, भाई अफगानी ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे। इंडिया ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा। ये आपके कभी भलाई नहीं सोचेंगे। तुम फजाए बद्र पैदा करें, अपने आप को ठीक करें, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, सोशली मॉरली स्ट्रांग करें, पॉलिटिकली स्ट्रांग करें, ताकि कम्युनिटी ऑफ यूनिटी भी पैदा करें। तो उसके बगैर कोई और चाह रहा है तो फिर आप मुझे बता दीजिए। अच्छा नहीं सर, यूनिटी पे अब देखें, आज भी मेरा ख्याल है आप हाई कोर्ट गए और छोटी छोटी इश्यूज हैं कि बहनों की मुलाकात, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही, तो उस पे अंदर इतनी ज्यादा इंटरनल लड़ाई है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि अब तो बाहर की लड़ाई शुरू हो गई, अंदर की तो बंद करें। मैं तो छोटी सी बात जनरल साहब की बात में ऐड करूंगा। जनरल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें इस टाइम सिंध में क्या हालात हैं, आपस में 2 पार्टियां पानी की जो नहरों वाला मामला है उस पर लड़ रही हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा ये सबसे बड़ी लड़ाई है, ऐसे जैसे मस्जिद पर लड़ाई शुरू। अच्छा ये मेरी कुदरती कोई खान साहब से कोई 4 हफ्ते पहले मीटिंग हुई, तो वो कंसर्न रखते हैं इन इश्यूज पे। उन्होंने कहा कि देखें सिंध में और बलूचिस्तान में, जब आप लोगों के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली जो इंटाइटल करता है उसको अगर डिनाई करेंगे, तो आपको बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ाई लड़ लेते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, आप पहचानते हैं। लेकिन जब अंदर के लोग आप नफरत क्रिएट कर दें और उनके राइट्स को डिप्राइव कर दें उनको, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान है कि वो उनके साथ मिल जाते हैं। इंडिया ने आफ्टर पार्टीशन वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, वो हर चीज उनका प्रोपेगेंडा भी आ गया है, लेकिन जहां इंस्टेबिलिटी रही पॉलिटिकल और नफरत जो हम फैला रहे हैं, उस नफरत को हमने खत्म करना है। मैं तो जहां भी बैठता हूं ना, हमें क्या अदारे हमारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मैंडेट दिया, हमारे अदारे, हमारी इज्जत है, रियासत के अदारे हैं ना। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जो नफरत हम फैला रहे हैं, हमारे पास क्या रह गया, 4 सूबे ही है ना, हम बलूचिस्तान और सिंध के अंदर नफरत इंतहा का पहुंची हुई है। KPK में भी आप चीजें देख रहे हैं, इनको किसने खात्मा हुआ वक्त, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है, हम तो बाहर बैठे हैं ना। गवर्नमेंट का काम है कि ये जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के करेंगे, कल नेशन ने मुकाबला करना है उनका, उसके लिए तो लोग इकट्ठे हैं। तो ये चीजें हम कहते हैं, जो आप मुलाकात पे आ जाएं, जो अंदर की चीजें हैं, हमने तो देखें एक लार्जर बेंच ने फैसला किया कि आप जाके ये 6 लोग मिलेंगे, वकला ये 6 लोग मिलेंगे, उसकी फैमिली के ये 6 लोग मिलेंगे, उसके फ्रेंड्स मीटिंग। अब इस पे देखिए वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मेरा तो ये हमेशा स्लोगन रहा है और मैं कहता हूं कि हर अदारा अपनी मैंडेट में काम करे। अब हमने एक ऑर्डर लिया, 180 मुकदमात का मुकाबला कर रहे हैं, चाहे सच्चे हैं झूठे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ना। अब
मुलाकात के लिए जब लिस्ट जाती है उसको देना। आज हम गए कि जी हमारे केसेस लग नहीं रहे, हमारी कंटेम्प्ट नहीं लग रही, उधर हम जाते हैं, हमको हमें वापस कहते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो आज कोर्ट में गए तो कोर्ट को हमने कहा कि जी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी पिटीशन लार्जर। लेकिन जज साहब नहीं मिले आपको, सेक्रेटरी साहब मिले? हाँ, नहीं जज साहब के पास मैं पेश हुआ, ना आपके मैं खुद पेश हो गया जज साहब के सामने। मैंने कहा जी आपने 32 पिटीशन इकट्ठी की, कंसोलिडेट करके आपने कहा कि ये जेल अथॉरिटी है, ये इनकी कंसेंट है, ये आपका कोऑर्डिनेटर है बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा, आपकी मुलाकात है। तो वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जज उठने वाले थे, मैं रोस्टर में चला गया। जज साहब ने कहा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है, आपकी पिटीशन लगाते हैं। तो शुक्र है सुबह वो लग गई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन राणा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इश्यूज देखें कि छोटे छोटे इश्यूज में हम उलझे हुए हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही। दूसरा ये है कि हाईवे जो नेशनल हाईवे वो बंद है पिछले 6 दिनों से। 3500 ट्रक वहां पे खड़े हैं, ना पेट्रोल आ रहा है इस साइड पे, ना वहाँ यहाँ पे खुराक आ रही है। तो जो आपका इत्तेहादी है वो आपसे नाराज है, और जो आपकी अपोजिशन है वो आपसे नाराज है, और इस वक्त जंग का एक नकारा बच चुका है। तो इस सारी सूरत में अगर हम इंटरनल लड़ाइयां बंद नहीं करेंगे तो कैसे एक बड़ी जंग लड़ सकेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक है दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, ये किस किस से लड़ेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी लड़ाई है, बहुत मामूली बात पे मुलाकात अगर कोर्ट ने कही तो करवा दें यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? कौन से एटमी राज है इमरान खान साहब के पास जो उन्होंने अपनी बहनों को दे देने? और दूसरा ये है कि अगर नहरों का इशू है तो आपके इत्तेहादी हैं, आप उनके साथ बैठे मसला हल करें। 6 दिन से हाईवे बंद है और 3500 गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं, और जो पेरिशेबल चीजें सारी जाया हो रही हैं, और एक क्राइसिस पैदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है इसका? देखें, सिंध के इशू के ऊपर आ जाते हैं, जो 6 कैनाल का इशूज है। देखें, हुकूमत का तो मौक़िफ़ बहुत फ्लेक्सिबल है। हुकूमत कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। तो अब हमने उनसे राब्ता कर लिया, हमने कहा हम मिलकर बैठ, सीसीआई का इजलास तो एक इजलास होना है, उससे पहले वर्किंग होनी है ना। उस इजलास के अंदर तो आप ये हो सकता है कि ये डिबेट जो है वो महीना चले, वो पहले वो डिबेट तो कर लें ना, वो टेक्निकल लेवल के ऊपर बातचीत कर लें। तो हुकूमत की तो कोई जिद नहीं है, और हमने तो कहा है कि देखें, आप आज मुतवक्के थी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होगी। ये जो सड़कें बंद हैं जिससे तजारत रुकी हुई है, अब मेरे ख्याल से आज हो सकता है कल हो जाए। जहां तक बात है कि इनकी मुलाकातों की, देखें ये मामला जो है अदालत, पीटीआई और जेल की इंतजामिया का है। अब कल वो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि बाकी लोग पहुंचते नहीं है इसलिए उनकी मुलाकात नहीं होती, मैं पहुंच गया था तो मेरी हो गई। उनको रोक रहे थे 2.5 किलोमीटर पीछे। नहीं देखें, इसलिए नहीं पहुंचते। अब बात ये कि वहां दर्जन 150 बंदा जाता है, मुलाकात 6 लोगों की है। भाई क्यों जाते हैं 150 बंदे? जब मुलाकात ही 6 लोगों की होनी है तो फिर वहां तमाशा देखने जाते हैं। तो ये देखें, बात ये कि कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाता है तो उसमें ये शिरकत नहीं करते दहशतगर्दी के ऊपर। और कोई अगर जो लेजिस्लेशन होती है मुल्क के मफादात में तो वो कहते हैं जी खान साहब की बात करेंगे तो उसके बाद हम करेंगे। तो ये वो वक्त नहीं है कि हम अपने जो इश्यूज हैं, देखें हमारे भी बहुत सारी इश्यूज होंगे पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ, कि हम वो आगे ले आए या ये वो आगे ले आए या पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे ले आए। इस वक्त कौम को एक जुबान होने की जरूरत है, कौम को ये दिखाने की जरूरत है दुनिया को कि यहां पाकिस्तान इकट्ठा है और वो अपने दुश्मनों के सामने एक दीवार बन के लड़ाई लड़ेगा। तो ये वो वक्त है और इसके लिए हमारा ताउन जो है वो सामने है और कोई हमारी जिद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस वक्त हम अपने पेटी इश्यूज को साइड पे करते हैं। अच्छा नहीं साहब, वैसे 6 अगर वकला ने मिलना है तो आपने एक लिस्ट दी है, अगर उस लिस्ट के बगैर भी अगर 6 वकला अंदर चले जाते तो आप ही की पार्टी के वकील हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ, ये मसला नहीं है। हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान जाके मिले। मसला ये है कि एक पटिशन जेल अथॉरिटी कंसेंट से हुई, उसमें तय हुआ कि कोऑर्डिनेटर लिस्ट देगा 6 लोगों की, वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात की एक टाइमिंग होती है। हम कहते हैं कि जो लिस्ट हमने ये 6 लोगों की दी है उसको लिस्ट उस टाइम रिप्लेस करके किसी और को भेजना क्यों? LFID है कि अगर मैं मिलता हूं तो आप ही के ना, फैसल चौधरी साहब अगर मिल लेते हैं तो आपकी पार्टी का हिस्सा है। तो वो जो 6 लोगों की लिस्ट दी गई, फैसल चौधरी साहब मिले ना, मैंने तो कहा पूरा पाकिस्तान मिले। जो लिस्ट 6 लोगों की दी गई उनको तो 10वीं दफा नहीं मिलने दिया जा रहा। मुझे भी बुलाया ना। ऐसा तो नहीं आपकी अपनी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि सलमान कुरैशी साहब की मुलाकात हो? और इन्होंने कहा जेल अथॉरिटीज का, हमने जेल अथॉरिटी
किसके पास है? पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है हमें पता नहीं है, कौन रोक रहा है? न्याजुल्लाह न्याजी नहीं मिला या फलान नहीं मिला, हमें पता है। आपसे कोई खतरा है? वैसे नहीं, खतरा क्या है? मैंने तो जाके खान साहब से मिलना है, और खान साहब की जो स्पोक्स पर्सन जो स्टेट, मेरा ख्याल है कि जितना कंसर्न वो रखता है करंट इश्यूज पे, मैंने देखा यकीन। वैसे एक और सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर इररिलेवेंट लोग इमरान खान के पास चले जाते तो खान साहब उनसे मिलते क्यों? उन्होंने कहा जी मैंने इनसे नहीं मिलने जाए। उन्होंने कहा कि जो मुझे मिलने आएगा मैं तो किसी को नहीं रोकता, क्योंकि वो किसी को नाराज क्यों करे? लोग अगर उससे मिलना चाहते हैं, भेजना तो उन्होंने है ना। अब मुझे नहीं, खान साहब ने कहा कि जो लिस्ट मैं देता हूं उनको तो नहीं मिलने देते, तो जो आते हैं तो मिलके चले जाते हैं, जो बातें करते हैं। सही बात। जैसे ये बड़े पेटी इश्यूज हैं जिसके हम उलझे हुए हैं। नहरों का इशू देखें हमने बनाया हुआ है। नहर भाई, अब तो सिंध तास मुआहिदा ही कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो पुरानी नहरें जो है उनकी अब लाले पड़ गए हैं, तो हम उस नहर पे लड़ रहे हैं जो हमें आज से 30 साल पहले बना लेनी चाहिए थी, और ये मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें नहीं हो रही। आई एग्री विद दिस। मेरे ख्याल में देखें, जो नेशंस होती है वो मोर देन 100 ईयर्स के प्लान्स करके सोचती हैं। देखें हमारे आबाओ अजदाद ने जिस तरीके से ये चीज़ें हमें ले कर दी हैं, इफ़ वी आर रूइनिंग इट, तो इसका सफ़र कौन करेंगे? हमारी अपनी औलाद करेगी, हमारे अपने बच्चे करेंगे जी। और ये जो यूथ है जी, 21वीं सदी का यूथ है, 24 सदी, आपको बड़े गौर से देख रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। देखिए, जब डेमोक्रेसी डी शेप होगी तो पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। हमने सारे तजर्बे करके देख लिए, इधर मार्शल आर्ट्स भी रहे हैं, यहाँ पे सदारती निज़ाम भी रहे। मैं खुद जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर मसले का हल डेमोक्रेसी में, बट ट्रू डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं न क्लिप्टोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, न इस डेमोक्रेसी को मैं तो पावर में हूं तो डेमोक्रेसी है, मैं पावर में नहीं हूं तो मैं डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, एवरी इंडिविजुअल हैव टू कम फॉरवर्ड। जरूरी नहीं कि आप असेंबलियों में हैं तो आप पॉलिटिकल लीडर, आप लीडर्स हैं। जो लोगों ने आपको वोट दिए हैं वो आप उनके लीडर हैं, चाहे आप इलेक्शन हारे हैं जीते, मैं उस बहस में नहीं जा, गवर्नमेंट में या नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं, आप लीडर हैं, आप लीडर हैं उन लोगों के, उनकी उम्मीदें हैं आपसे, तो आप उनको हाथ क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? होप। देखिए, कौम को लीडर से एक ही चीज की जरूरत होती है, उम्मीद। अगर तो आपकी लीडरशिप उम्मीद उनको दे रही है तो यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है, किसी और चीज में नहीं है। यू हैव टू क्रिएट स्पेसेस। देखिए, एक आखिरी बात जल्दी से मैं चौधरी साहब कहना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी लोग हैं, इदारे हैं, सबको सब अपने हिस्से की शम्मा बताएं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं जला रहा हूं, तुम जलाओ या ना जलाओ। मुझे ये कोई ना कहे कि जी मैं न्याजी साहब को कहूंगी न्याजी साहब आप अपनी जलाएं, राना साहब आप जलाएं, मैं फिर बाद में देखूंगा। मेरा जो काम है मैंने अपना काम करके रख देना है। कौम मुझे भी देख रही है, असेस कर रही है, न्याजी साहब को देखेगी, राना साहब वक्त खत्म हो गया। लेकिन जैसा साहब एक चीज ज़हन में रखें कि जब अंग्रेज ने स्टार्ट किया ना यहाँ पे नहरी निज़ाम बनाना पंजाब के अंदर, तो उन्होंने 15 साल में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम बना दिया था। हम 30 साल में एक नहर नहीं बना सके। इससे आप ट्रेजेडी देखें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।